गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास में एसएस में हमारा एक पार्ट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसका हमारा पहला चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट करेंगे। अब तक आप एसएस का काम करते आ रहे हैं। जो बाकी पोर्शन है 3, यानी कि एसएस में 4 पार्ट हैं अलग अलग, जिनमें से एक पार्ट है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है जिसमें एक कहानी दी हुई है। किसकी? पालमपुर गांव की कहानी। ये पालमपुर गांव क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पालमपुर नाम का कोई गांव नहीं है, होगा बाई चांस, लेकिन जो ये एक कहानी बनाई गई है ना, ये एक काल्पनिक गांव की कहानी बनाई गई है। यानी कि कल्पना में, यानी कि हमने मान लिया कि ऐसा कोई गांव होगा। वो किस लिए? कि हमें उत्पादन क्रियाओं से अवगत कराने के लिए ये कहानी बनाई गई है। ठीक है, ये कहानी क्यों बनाई? हमें उत्पादन क्रियाओं से अवगत कराने के लिए कि मानव है वो किस किस तरह की क्रियाएं अपनी आजीविका कमाने के लिए करता है। मोटी मोटी वो जो चीजें हैं एक गांव में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं आजीविका कमाने के लिए, उनके बारे में इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम इस कहानी का ओवरव्यू देते हैं। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि पहले हम क्या करेंगे, 2 वीडियोस में अपना जो ये पालमपुर गांव की कहानी है ना, इसके बारे में समझेंगे। आप क्या करना, किताब लेना अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से इस कहानी को, इस चैप्टर को पढ़ना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, साथ में फिर आपने क्या करना है, पहले उसको पढ़ के और फिर ये वीडियो देखनी है। ठीक है, और इस वीडियो में से ये देखना है कि मैंने जो बताया है वो चीजें उसमें कहां कहां हैं, कैसे समझाई गई हैं। उन चीजों को आप लिंक करके देखोगे ना तो आपको बिल्कुल आसान लगेगी। और एक बार में जो मैं बातें बताऊंगा उनसे जो आपके इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं ना, जो आपको क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें पालमपुर गांव की कहानी जो आपका चैप्टर है इससे, तो उस क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली अपनी लैंग्वेज में दे पाएंगे। इतना अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है बहुत। ठीक है, मजा आएगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहले हमारा क्या है, पालमपुर गांव है उसकी कहानी है। ये एक मैंने बता दिया काल्पनिक गांव है, कल्पना में ये गांव है वो बताया गया है, ऐसा कोई गांव भारत में नहीं है। फिर भी हम इस कहानी को अपने गांव से अटैच करके देखेंगे। जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं उस गांव से हम इसको अटैच करके देखेंगे कि हमारा गांव ऐसा है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है उसमें। ठीक है, उसके परिचय के बारे में बात करते हैं पहले कि इस गांव की शकल सूरत कैसी है, कहां है, क्या है। इन्होंने बताया है परिचय में कि ये गांव ऐसी जगह स्थित है जहां से पास में एक कस्बा है, थोड़ा सा और दूर चल के एक छोटा सा शहर है। ठीक है, आसपास में कुछ गांव और हैं, उन गांव से ये पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये शाहपुर और ये कुछ नाम दिए हैं इसमें, कौन कौन से गांव या कस्बे हैं आसपास। ठीक है, जहां से लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं चाहिए तो वो वहां जाकर के वो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं वो परिचय में बताई गई हैं। और गांव में बताया क्या है कि 450 परिवार, 450 क्या रहते हैं, परिवार रहती है, फैमिली। ठीक है, जिनमें हर तरह के लोग हैं, मिले जुले हैं ये। ठीक है, सवर्ण कास्ट भी हैं, SC ST कैटेगरी के लोग भी हैं। मतलब ये कह लो कि कुछ लोग तो अमीर हैं और कुछ गरीब भी हैं। ठीक है, जो मजदूरी करते हैं। तो अमीर लोग हैं वो सिर्फ 80 परिवार हैं जिनके मकान काफी बड़े बड़े हैं, सीमेंट और ईंटों से बने हुए हैं। इस तरह की कुछ बातें बताई हैं। बाकी जो परिवार बच गए वो परिवार हैं वो क्या हैं, गरीब परिवार हैं। गांव में एक तरफ कोई बस्ती बना रखी है जिसमें छोटे छोटे कच्चे पक्के ऐसे ही मतलब टूटे फूटे मकान हैं। इसने तो लिखा है कि मिट्टी और घास फूस के बने हुए हैं, तो ये कह लो तो वैसे मकान उस बस्ती में जिसमें गरीब रहते हैं, उस बस्ती में ज्यादा बड़े और अच्छे मकान नहीं है, छोटे छोटे और काम चलाऊ मकान उनके हैं, वो गरीब रहते हैं उस बस्ती में। ठीक है, तो इस तरह का उसने एक वर्णन दिया है इसमें। उसके बाद उसने बताया है कि इस गांव में सारी सुविधाएं अच्छी हैं, मतलब बिजली की,
परिवहन की सुविधाएं, यानी कि रोड, पक्के रोड हैं, उनसे जुड़ा हुआ है आसपास के गांव से, कस्बों से ये गांव, ठीक है। वहां पे क्या है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, हर घर में बिजली है, ठीक है। कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली की व्यवस्था ना हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद वहां एजुकेशन के लिए स्कूल बताया इसने कि 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 हाई स्कूल है, ठीक है। उसके बाद की पढ़ाई के लिए पास के जो शाहपुर जो कस्बा बताया है, उस कस्बे में बच्चों को जाना पड़ता है, तो वो चीज है। उसके बाद हमें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उसके लिए एक प्राथमिक चिकित्सालय बनाया गया है, और एक प्राइवेट क्या है, निजी औषधालय यानी कि मेडिकल स्टोर है, वो भी है, जहां पे जो मरीज हैं, बीमार हैं, उन लोगों की जो देख रेख है वो, या उनका इलाज है वो किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपके जो इस चैप्टर में, इस कहानी में बताई गई हैं। हमारे गांव में भी ऐसा ही होता है। कैसा होता है, आसपास के गांव से हमारे गांव हैं, वो रोड पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। जहां हमें एक्स्ट्रा सुविधाएं लेनी है तो हम कस्बे में कहीं जाते हैं, जैसे बवानी खेड़ा पढ़ने के लिए चले जाते हैं, या और कुछ है। स्कूल भी है हमारे गांव में, प्राइमरी या गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वो भी हैं। उसके साथ ही हमारे गांव में एक प्राथमिक चिकित्सालय भी होता है, कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर भी मिल जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सुविधाएं हैं, लगभग हर गांव में हमारे यहाँ मिलती हैं। उसी आधार पर इस कहानी को एक प्रारूप दिया गया है, ठीक है। इस गांव के लोग, अब बात करते हैं जो हमारा मुद्दा है कि उत्पादन क्रियाएं। इस गांव के लोग क्या करते हैं, इस गांव के लोग कई तरह की क्रियाएं करते हैं, कई तरह के काम करते हैं, लेकिन मोर देन 75 यानी कि अप्रोक्सीमेट इसने बोला है कि 80% लोग हैं वो क्या करते हैं, कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं, खेती करते हैं भाई 80% लोग इस गांव के, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं, 20% गैर कृषि क्रियाएं, जो खेती करते हैं ना, वो तो हमारी कौन सी हैं, कृषि क्रियाएं हैं, ठीक है। और बाकी क्रियाएं हैं, कृषि के अलावा, खेत के कामों के अलावा और कोई काम कोई करता है तो उसे क्या कहते हैं, गैर कृषि क्रिया। अब गैर कृषि क्रियाओं में क्या क्या आता है हमारे गांव में, मैं बताता हूं। परचून की दुकान है, ठीक है, किराना स्टोर है, किसी ने कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, ठीक है, किसी ने कोई विनिर्माण उद्योग, जैसे कोई पलंग बनाता है या कोई और कोई चीज बनाता है, ठीक है, किसी ने बिजली की दुकान खोल ली, बिजली का सामान बेचता है, या बिजली के उपकरण ठीक करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं। किसी ने मेडिकल स्टोर खोल लिया, किसी ने क्लिनिक प्रारंभ कर दिया, कोई ट्यूशन सेंटर खोल के बैठा है। तो ये क्या है, ये गैर कृषि क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो हर गांव में ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कोई दूध की डेयरी खोल लेता है, भैंसे रख लेता है, दूध बेचता है, कोई कोई काम करता है, कोई कोई। तो वो क्या है, गैर कृषि क्रियाएं, यानी कि कृषि क्रियाओं में क्या है, 80% लोग लगे हुए हैं, बाकी 20% लोग थोड़े बहुत अन्य सुविधाओं में लगे हैं। कोई परिवहन की सुविधा देता है, कोई कोई काम करता है, जैसे किराना स्टोर है या जनरल स्टोर है, या फिर हमारे मैंने अभी बताए आपको कंप्यूटर सेंटर खोल लिया, कोचिंग एकेडमी खोल लिया, कोई भी मतलब छोटा मोटा, जैसे कोई पंचर लगाने की दुकान कर लेता है। तो वो सब चीजें हमारे गांव में मिलती है। तो ये सब चीजें आपने देखी, ठीक है। 2 तरह की क्रियाएं देख ली, कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं, ठीक है। हम कृषि क्रियाओं के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उत्पादन का संगठन देख लेते हैं कि ये क्रियाएं करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। चाहे कोई भी क्रिया हो, दुकान अगर हम करना चाहें वो भी, ठीक है, खेती करना चाहें उसके लिए भी, या कोई और काम करना चाहते हैं उसके लिए भी हमें मुख्य जो 4 चीजें हैं उनकी जरूरत होती है। उनके बारे में बात करते हैं। उत्पादन के संगठन का मतलब क्या है कि उत्पादन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। वो मेन 4 चीजें हैं। कौन सी, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ये 4 चीजें हमें चाहिए। भूमि क्या, जमीन जहां पे हम काम करेंगे। ये क्या है, एक स्थायी साधन है, ठीक है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। जितनी जमीन है हमारे पास, जैसे 2 किल्ले जमीन है तो 2 किल्ले ही रहेगी। दुकान के लिए 100 गज का प्लॉट है तो 100 गज का ही रहेगा, वो बड़ा नहीं हो सकता, उसको बढ़ा नहीं सकते हम। या तो और खरीदेंगे तो दूसरा किसी है जिससे हमने खरीदा उसका कम हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन भूमि है वो क्या है, एक स्थायी साधन है, फिक्स है, ये उसमें चेंज नहीं हो सकता। दूसरा हमारा क्या है, श्रम। श्रम क्या होता है, जो उत्पादन क्रियाओं में लगे हुए मनुष्य है ना, मानव है, वो सारे श्रम में आते हैं,
ठीक है। कर्मचारी जो हमारे होते हैं, कुछ होते हैं स्किल्ड, कुछ होते हैं अनस्किल्ड। स्किल्ड किसको कहेंगे? जो ऑफिस का काम करते हैं, मेंटली जो वर्क करने वाले होते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर पे बैठा है, कोई अकाउंट्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। कोई इंजीनियर है, वो मैप बना के देता है कंप्यूटर पे। वो सब चीजें क्या है? हमारी स्किल्ड लेबर बोला जाता है उसको, ठीक है। मैनेजर वगैरह जो होते हैं, जो मैनेज करने का काम करते हैं, वो होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा अनस्किल्ड लेबर, जो प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करती है, मजदूरों वाला काम, यानी कि जो शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, उसको बोला जाता है अनस्किल्ड, ठीक है। उनके अंदर ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती, वो ज्यादा पढ़े लिखे हो, उस चीज की जरूरत नहीं होती, वो शारीरिक रूप से सक्षम होने चाहिए, तो वो उस काम को कर लेते हैं। तो ये श्रम के बारे में बात थी। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी, भौतिक कौन सी होती है भाई? जिसको देखा छुआ जा सकता है, ऐसी पूंजी कौन सी है? उसको दो हिस्सों में बांट दिया हमने, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी कौन सी भाई? हमारे पास उत्पादन के लिए मशीनें चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे उपकरण हैं जिनको एक बार खरीद लिया, एक बार स्थापित कर लिया, तो उसको हम लंबे समय तक यूज करते रहेंगे उत्पादन में, वो हमारी क्या है? स्थायी पूंजी है, ठीक है। कोई औजार खरीद लिया, कोई मशीन खरीद ली, या कोई परिवहन का साधन खरीद लिया, जैसे स्कूल में बेंच खरीद लिए, वो एक बार के लिए तो नहीं है, लंबे समय तक यूज होंगे, ठीक है। बिल्डिंग बना ली, वो भी लंबे समय तक यूज होगी। बसें खरीद ली, वो भी लंबे समय तक यूज होगी। फर्नीचर ले आए, वो भी लंबे समय तक यूज होगा। ब्लैक बोर्ड है, वो ले आए, तो वो भी लंबे समय तक यूज होगा। तो ये सारी क्या है? स्थायी पूंजी होती है, ठीक है। और दूसरी है हमारी कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है? जो रोजाना के काम के लिए जरूरत जिस पूंजी की होती है हमें, ठीक है। रोजाना के काम के लिए किस पूंजी की जरूरत होगी भाई? जैसे इंप्लॉइज हैं, उनको पे करना है, सैलरी देनी है, बिजली का बिल है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो छोटे छोटे खर्चे हमारे रोजाना के होते हैं, उन सब के लिए हमने कच्चा माल खरीदना है, जैसे चौक पेंसिल वगैरह खरीदनी है, पेन स्टेशनरी खरीदनी है, वो क्या है? वो स्थायी पूंजी नहीं है, वो हमारी क्या होती है? कार्यशील पूंजी में आती है, ठीक है। कोई भी जैसे लोहे का सामान कोई बनाने वाला है, गेट वगैरह, ग्रिल वगैरह बनाता है, वो क्या करता है? पाइप और सरिये वगैरह लेके आता है, वो क्या है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल उसको बोला जाता है, वो हमारा क्या होता है? कार्यशील पूंजी में आता है, ठीक है। तो ये हमारी भौतिक पूंजी थी। उसके बाद है मानव पूंजी। हमारा अगला चैप्टर है ना, वो इसी से संबंधित है, पूरे का पूरा मानव पूंजी से। मानव पूंजी का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे मनुष्य हैं, उनसे हम यहां देते हैं, ठीक है। पढ़े लिखे जो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, या एक्टिविटीज, जो ये क्रियाएं हैं ना, उनमें मालिक का रोल अदा करते हैं, यानी कि जो इन क्रियाओं के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं ना, उनको हम मानव पूंजी में रखते हैं। इनको उद्यमी कहा जाता है, उद्योगपति कह लो, उद्यमी कह लो, ठीक है, या बिजनेसमैन इंग्लिश में हम कहते हैं। वो कौन है भाई? मानव पूंजी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? उत्पादन का संगठन। ये चार चीजें हमें जरूरी होती हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पालमपुर में खेती कैसे होती है, उसके बारे में बात करते हैं। खेती के लिए क्या होता है? जमीन है, कैसी कैसी है, क्या कुछ है, उसके बारे में बताया है। लोग कैसे कैसे कृषि करते हैं, सिंचाई के साधन है वो पर्याप्त मात्रा में है। जमीन है, वो जितनी जमीन है उसके बारे में उसका ब्यौरा दिया गया है, आप चैप्टर में उसको देख लेना। प्रॉपर आंकड़े हैं वो आप एनसीईआरटी की बुक से उठाना, ठीक है। तो उसमें लोग हैं वो उत्पादन करते हैं। पहले उत्पादन कम होता था, धीरे धीरे उनने उन्नत तकनीक है उनका प्रयोग किया, जो ऐसे औजारों का प्रयोग करने लगे जो उद्योगों में बने हुए ज्यादा हैं, उनका प्रयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। उसके लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने दो चीजें और अपनाई, एक बहुविध फसल प्रणाली और एक HYV सीड्स, बीज, ठीक है। बहुविध फसल प्रणाली का मतलब क्या है? फसल चक्र आपने सुना होगा, यानी कि एक टाइम में एक जो जमीन का टुकड़ा है उसमें एक बार में बदल बदल के फसलों को बोना, ठीक है। जैसे अब की बार हमने कपास जिस जमीन में उगा ली, अगली बार उसमें क्या करेंगे? हम गेहूं उगा लेंगे, उससे अगली बार कोई और फसल, उससे अगली बार और फसल, इस तरह से मतलब एक फसल चक्र है उसको अपनाएंगे, ठीक है। और हम कुछ कई बार क्या करते हैं कि गेहूं उगाए, गेहूं के बीच में से जगह छोड़ दी थोड़ी थोड़ी, उसके बीच में हमने सरसों उगा दी। या कोई बागवानी करता है, उसने क्या किया? बाग में पौधे लगा दिए, ठीक है। वहां से तो फ्रूट मिल रहे हैं उसको, लेकिन बीच में जो जगह खाली है ना उन पौधों के बीच में, उसमें उसने कोई फसल उगा दी,
ठीक है, कोई सब्जी है उसकी बेल लगा दी, वो क्या है, बहुविध फसल प्रणाली उसको बोला जाता है। ठीक है, बदल बदल के फसलें उगाना, वो होती है बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, उसको अपनाने से जो फसल है, जो जमीन है, उसमें पौष्टिक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी उपज है वो बढ़ जाती है। और दूसरा है, एक हरित क्रांति आई थी हमारे देश में। ठीक है, उस हरित क्रांति के बाद क्या हुआ था, उन्नत तकनीक के बीज हैं वो आ गए थे, बीजों में सुधार किया गया था, उसको हमने क्या नाम दिया था, हाइब्रिड बीज। सबने सुना होगा हाइब्रिड, जो कृषि से जुड़े हुए परिवारों से लोग हैं उनको सबको, बच्चों को सबको पता होगा कि हाइब्रिड बीज क्या है। हाइब्रिड बीज क्या होते हैं, उपचारित बीज होते हैं ये। ठीक है, ये स्पेशली लैब में तैयार किए हुए बीज होते हैं। ठीक है, उन बीजों का उत्पादन है वो पहले वाले बीजों से बहुत ज्यादा होता है। पहले क्या होता था, सिर्फ एक, अगर हम एकड़ में, एक किले में देखें तो 30 मन 25 मन गेहूं निकलते थे, अब 60 से 65 मन गेहूं निकलते हैं। ठीक है, वो किसका कमाल है, HYB सीड्स, बहुविध फसल प्रणाली और सिंचाई की सुविधाएं अच्छी होना। ठीक है, पहले क्या होता था, रहट वगैरह से सिंचाई होती थी, अब नलकूप हैं, उनका यूज, ट्यूबवेल वगैरह का यूज होता है। और ट्यूबवेल भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पानी से उससे बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल हमारे हैं। तो ये हमारा क्या था, पालमपुर में खेती की जो व्यवस्था है उसके बारे में। ये हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आधा अधूरा रह गया, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो कहानी है पालमपुर गांव की कहानी उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।